नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, कल बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है और उससे पहले आज की रात तमाम राजनीतिक पार्टियों, तमाम पहलवानों के लिए भारी लग रही है। आज का ही वो दिन है, आज का ही वो रात है जब तमाम नेता जो अभी तक मेहनत किए हैं उस पर सब कुछ फैसला होने वाला है और इसलिए कोई कसर कहीं भी नेता छोड़ना नहीं चाहते हैं। हर गली गली में घूम रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लिफाफे बंट रहे हैं, बोरे खुल रहे हैं कि किसी भी तरह जो लड़ाई है, जो जंग है, उसे जीता जाए। इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, ये 4 सीटों की लड़ाई बिहार में आगामी 2025 के चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत अहम और खासकर प्रशांत किशोर के जनसुराज के लिए और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के लिए एनडीए की भी टेस्टिंग है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि आज तिरहुत जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर भी उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जो 11 नवंबर से शुरू हो गई है। आज जेडीयू कैंडिडेट अभिषेक झा ने अपना नामांकन पर्चा भर दिया है। कल गोपी किशन राजद कैंडिडेट भरेंगे और फिर बात हम निर्दलीय की भी करेंगे। मामला वहां भी उलझा हुआ है, लेकिन कल जहां 4 सीटों पर वोटिंग होगी तो वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में पीएम मोदी का बड़ा कार्यक्रम है। कितना इफेक्ट होगा, कहां नफा, कितना नुकसान, सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आज की रात नेताओं पर कितनी भारी पड़ने वाली है? इसको कत्ल की रात कहते हैं चुनावी भाषा में। कत्ल की रात यानी किसका कत्ल हो जाएगा कोई नहीं जानता है। और अभी का जो प्रबंधन का समय है, जो पार्टी जितने बेहतरीन तरीके से आज की रात अपना बूथ प्रबंधन कर लेगी उसी की जीत तय होगी। और बूथ प्रबंधन में कई चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे हर बूथ पर आपके एजेंट मौजूद हों, उनके पास तमाम कागजात हों और उनको जानकारी हो कि कहाँ किसको चैलेंज करना है, कब किसको क्या परिस्थिति में कौन सा रुख अख्तियार करना है। और दूसरा प्रबंधन में आता है धन का वितरण। ये छिपा हुआ एजेंडा होता है, मगर धन के वितरण से जन को अपने पाले में करने की कोशिश ये शुरू से चलती आ रही है। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, मगर समय के हिसाब से और ये तेज होती जा रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला है बूथ प्रबंधन, दूसरा है धन प्रबंधन यानी धन का वितरण कैसे और कहाँ कर रहे हैं, और तीसरा जो है सो बाहुबल का प्रबंधन यानी कहीं बूथ पर कोई बाधा हो, कोई गड़बड़ी हो रही हो तो उसको कैसे कंट्रोल करें। और इसी में आता है अधिकारियों का प्रबंधन। तो अधिकारियों का प्रबंधन वो स्वाभाविक है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है उसको थोड़ा अपर हैंड उसका रहता है, क्योंकि अधिकारी दबाव में रहते हैं सरकार के। तो इसमें मगर ये तो सामान्य प्रक्रिया है। जब जनबल जागृत हो जाता है निर्वाचन क्षेत्र में तो उसके आगे ये तमाम प्रबंधन फेल हो जाते हैं। तो अब जनता कितनी जागृत होगी, कौन सी पार्टी कितना प्रबंधन कर पाती है, उसी पर परिणाम निर्भर करेगा। ये रवि रंजन जी को भी जोड़ेंगे। जिस तरीके से गया में पैसा बांटते हुए लिफाफे के साथ राजद के एक पंचायत अध्यक्ष मिले, उनके बारे में खूब चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि जनसुराज ने भी बोरा खोल दिया है। अब क्या कहेंगे, जिस तरह का माहौल बन गया है चुनाव से पहले? देखिए, चुनाव से पहले जो माहौल बना है, तो गोविंद यादव हैं जो पंचायत अध्यक्ष हैं आरजेडी के, जो पकड़े गए हैं, उनके पास 20 लिफाफे मिले हैं 200 रुपये के। तो बात यह है कि 200 रुपये में आप जो संविधान की लाल किताब लेके चिल्ला रहे हैं, जो लोकतंत्र को बचा रहे हैं, उस लोकतंत्र की ऐसी की तैसी करने, मात्र 200 रुपये में वोट खरीदने की
आप सोच सकते हैं कि जब 20 लिफाफा पकड़ा गया, इसका माने कि और भी बांटे गए होंगे और उनके पास और भी होंगे। एक बार तो लालू प्रसाद यादव खुद ये हाजीपुर के इलाके में बहुत बवाल हुआ था और गाड़ी में थे और उनकी गाड़ी में पैसा मिला था। तो ये लोकतंत्र के बचाने वाले लोग हैं, ये संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं जो रुपया से वोट खरीद रहे हैं और यही कहेंगे कि संविधान खतरे में है और लाल किताब संसद में ला रहे हैं। तो सवाल ये है कि जनता अगर उसके लिए तैयार है, अगर पैसा लेकर ही अगर किसी को वोट करना है तो करना है, लेकिन आजकल उसकी चलती नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, कुछ लोग पैसे लेकर ज़रूर मतदान करते होंगे, लेकिन ये पकड़ में आ गए। और चुनाव आयोग जिस तरह से एक समय में चुनाव की, बिहार में तो चुनाव ऐसा ही होता था कि मार काट नहीं हुआ, अगर चुनाव ड्यूटी जिसकी पड़ गई उसके घर में रोन पीटन हो जाता था कि ड्यूटी में जा रहे हैं, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन केजरीवाल और उसके टीएन सेशन के समय से ही चुनाव व्यवस्था को व्यवस्थित कर दिया गया है और उतनी बदमाशी अब लोग नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने ये कहा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा। तो ये देखना होगा। इल्जाम तो जन सुराज पे भी लगा। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जन सुराज के जो सुप्रीमो है प्रशांत किशोर, वो लंबी चौड़ी बातें करते हैं और ये कहते हैं कि ईमानदारी से और शुचिता की राजनीति होगी और बिहार में नया प्रयोग होगा। अगर उनके लिए भी ये बात हो रही है कि इन्होंने तो लिफाफा में 200 रुपये रखा है, उन्होंने बोरा खोल दिया है, माने भारी धन बल का प्रयोग वहाँ पर होगा। जन बल उनके साथ कितना है ये देखना होगा, लेकिन धन बल तो है और धन बल का प्रयोग वो कर रहे हैं, इसकी चर्चा जोरों पर है। वो तो पद यात्रा जब से शुरू हुई तब से ये आरोप लगते रहे हैं कि आखिरकार प्रशांत किशोर के पास इतने पैसे आ कहां से रहे, और अब तक उन्होंने स्पष्ट कुछ भी इस पर नहीं बोला है। खैर, धन बल जिसके पास है वो उसका इस्तेमाल करेगा ही चुनाव जीतने के लिए, लेकिन सवाल है कि समीकरण को भी साधने की कोशिश है। लालू यादव चुनाव से एक दिन पहले जब वहां पहुंचे तो जाहिर बात है कि अपने एमवाई को सेट करने के लिए गए बेलागंज में। 3 जगहों पर नहीं गए, लेकिन एक जगह पर गए। सुरेंद्र यादव की हालत इतनी खराब है कि लालू यादव को जाना पड़ा। ओसामा साहब, हिना साहब, सबके कार्यक्रम लगाए गए, लेकिन क्या चुनाव के ऐन वक्त भी, रात में भी, क्या समीकरण जो बनाने की कोशिश की गई, जिसे बचाने की कोशिश की गई, बच पाया? अब बच पाया या नहीं बच पाया ये तो जब रिजल्ट आएगा, वोटों की गिनती होगी, तब पता चलेगा कि क्या हुआ, असर क्या हुआ, लालू के जाने का क्या असर हुआ। मगर जहाँ तक धनबल की बात है तो धनबल कुछ मात्रा में चुनाव को प्रभावित कर पाता है। अगर धनबल से चुनाव जीतना होता तो लालू प्रसाद कभी चुनाव नहीं हारते, राबड़ी देवी चुनाव नहीं हारती, रोहिणी आचार्य चुनाव नहीं हारती, ये सब लोग चुनाव हारे। उसके अलावा भी कई बड़े धनपति जो पैसे वाले लोग हैं, सच्चिदानंद राय आज तक चुनाव नहीं जीते। हाँ, तो ये उदाहरण है इस देश के लोकतंत्र का और जनबल का, कि जनता अब इतनी जागरूक है और समझदार भी हो गई है कि पैसा बांट रहे हो तो ले लेंगे। प्रत्येक चुनाव सच्चिदानंद नहीं जीते हैं। नहीं जीते हैं, हाँ, वो एमएलसी का ही जीते हैं। एमएलसी से माने दूसरे सदन से जीत करके अप्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं वो जीत करके। तो ये एक बड़ा उदाहरण है देश में सशक्त लोकतंत्र का, जीवंत उदाहरण है ये। तो अब उसमें मुख्य जो फैक्टर काम करता है वो है कैसे आप लोगों को अपने साथ जोड़ पाते हैं, जातियों का समीकरण कैसे बना पाते हैं, क्योंकि जातियों का अंतर्द्वंद जो है वो भी चुनाव को बहुत प्रभावित करता है। और उस अंतर्द्वंद को आप कैसे न्यूट्रल कर पाते हैं, कैसे सबको एक साथ जोड़ पाते हैं, जो बड़ी जातियां हैं उनके साथ साथ छोटी जातियों को भी अपने पाले में कर पाते हैं, वही चुनाव जीतता है। तो इसके लिए बुद्धि चाहिए। लाठी से आप एक सीमित सीमा तक काम कर सकते हैं, मगर बुद्धि असीमित काम कर सकते हैं बुद्धि से। तो जिसकी बुद्धि जितनी चली होगी उतना किया होगा, और लालू का, प्रसाद जी का तो प्रभाव है ही, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। धनबल के साथ ही आज तो मैनेजमेंट भी होता है, खासकर सोशल मीडिया पर कई खबरें ऐसे मतलब कि फैला दी जाती हैं जिससे लगे कि खेल और पासा पूरी तरह पलट गया। जैसे एक खबर जन सुराज के पक्ष में तरारी में चला, मतलब एक देखने को मिल रही है रिपोर्ट, साफ तौर पर आगे दिखाया जा रहा है। नेशनल मीडिया का भी उस पर नाम देखने को मिल रहा है। तो ये सब भी है कि चुनाव से एक दिन पहले इसको भी कैसे मैनेज किया जाए। सोशल मीडिया एक सीमा तक प्रभावित कर पाता है, क्योंकि सोशल मीडिया का ठीक है बहुत विस्तार हुआ है, घर घर में लोग मुट्ठी में मोबाइल में देखते रहते हैं, मगर सोशल मीडिया अपनी विश्वसनीयता अभी भी नहीं समाज में बना पाया है।
जब तक लोग मेन मीडिया में यानी अखबार में या सैटेलाइट चैनल में उस खबर को नहीं देखते हैं, तब तक वो उस पर भरोसा नहीं करते हैं। मनोरंजन के लिए ज़रूर देख लेंगे, गॉसिप करने के लिए, चर्चा करने के लिए ज़रूर सोशल मीडिया का उल्लेख होता है, मगर उस पर भरोसा नहीं होता है, उसकी विश्वसनीयता नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया पर आप प्रचार करते रहिए। ये तो बुद्धिजीवियों के लिए हो सकता है, लेकिन गाँव में जो नहीं पढ़े, गांव में भी सब लोग इतने समझदार हैं कि सोशल मीडिया की बात को अखबार में अगर छप गया, चैनल पर अगर दिख गया, तो लोग उसका उदाहरण देते हैं। मगर सोशल मीडिया का वैसा इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, एक छोटे वर्ग में उसका असर पड़ता है। प्रशांत किशोर ने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चुनाव को जीतने की कोशिश की, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के जरिए कोशिश की है, क्या आपको लगता है कि कामयाब हो पाएगा? देखिए, प्रशांत किशोर ने तो एक माहौल ज़रूर, वो उनको आइडिया है कि किस तरह से माहौल बना दिया जाता है। कुछ नारे गढ़ के लोगों के बीच प्रचारित करके और कुछ स्लोगन्स वो बना देते हैं। तो प्रशांत किशोर को सोशल मीडिया का कैसे उपयोग करना चाहिए उनको खूब अच्छी तरह से मालूम है और वो माहौल बना देते हैं। और तरारी में भी उसी के तहत वो किया गया, प्रचारित किया गया कि वो, लेकिन वहाँ के लोग जानते हैं कि वो जो किरण देवी खड़ी हैं वो 7-8 हज़ार वोट भी ले आए, ये बमुश्किल वो लेके आ पाएंगी। हालांकि आखिर समय में क्या हो जाएगा, हवा का रुख क्या हो जाएगा, कहाँ बदल जाएगा, ये वो बहुत रिपोर्ट में तो दिखा रहे हैं कि 66% मुस्लिमों का वोट उनको मिल रहा है, 70% ब्राह्मणों का वोट उनको मिल रहा है। हाँ, उनको सब हमारे वो चारों सीट वही जीत लेंगे, ये तो वो दिखाएंगे ही। लेकिन तरारी में स्थिति, जो ज़मीन पर आप भी घूम कर आए हैं वहाँ से, और अनेक लोग जो वहाँ से आए हैं वो जो बता रहे हैं, वहाँ लड़ाई बहुत नेक टू नेक है और राजू यादव कड़ा मुकाबला वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और भाकपा माले के प्रत्याशी के बीच में है। ये वहाँ दूसरों का खेल बिगाड़ने के लिए ज़रूर पहुँची हैं किरण देवी, माने जन स्वराज की तरफ से, लेकिन इनका कोई बहुत बड़ा प्रभाव हमको वहाँ दिखता नहीं है। सोशल मीडिया के प्रचार से उन्होंने कुछ लोगों को ज़रूर प्रभावित किया। अच्छा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए हवा थोड़ी बनती है, और चुनाव में अगर आपके साथ समर्थन है, जनता का समर्थन है, और तो उसको थोड़ा सा और फ्लेयर अप किया जा सकता है इस तरह की हवाबाजी से। मगर आप उसी पर निर्भर रहें और चुनाव जीतने की सोच रहे हैं तो ये संभव नहीं है। नहीं तो क्या बेलागंज में ये काम करेगा? क्योंकि एक तो वहाँ पर खबर है कि मुसलमान तो पूरी तरह से राजद को छोड़ दिए हैं और वो अमजद के साथ डटकर खड़े हैं। यादवों में डेंट लग गया है, वो मनोरमा के साथ भी जा रहे हैं। तो क्या वहाँ पर ये काम कर रहा है? क्योंकि लालू यादव का वहाँ जाना, पूरा कुनबा वहाँ लगा दिया गया, तेजस्वी यादव ने 2-2-3-3 कैंपेनिंग वहाँ पर कर दी। ये तो क्लियर लग रहा है कि बेलागंज में राजद की स्थिति तो अच्छी नहीं है और वहाँ घमासान हो रहा है, और उसी घमासान को साधने के लिए लालू प्रसाद गए। लालू प्रसाद चारों सीट में सिर्फ एक ही जगह गए वहाँ, तो इसका मतलब कि वहाँ स्थिति नाजुक है, राजद की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है वहाँ। अब इनके जाने का कितना असर पड़ता है, यादव और मुस्लिम में कितनी एकता हो पाती है, कितना वापसी हो पाती है राजद के साथ उनकी, ये थोड़ा संदिग्ध है। एक बात और कही जाती है लालू यादव के बारे में कि जब ये मैदान में उतरते हैं तो वोट बने ना बने, लेकिन वोट कुछ बिगड़ भी जाते हैं। जैसे तारापुर में उपचुनाव जब हो रहा था, लालू यादव जब मैदान में उतरे तो कहा जा रहा था कि अरुण शाह के पक्ष में अच्छा माहौल है, लेकिन जैसे ही लालू यादव का भाषण खत्म हुआ उलट गया पूरा मामला और 4-5 हज़ार से आरजेडी कैंडिडेट को हार झेलनी पड़ी थी। देखिए, लालू प्रसाद यादव को लेकर चर्चा इस समय बहुत जोरों पर है और मेन स्ट्रीम मीडिया में, अखबारों में भी और टेलीविज़न पर भी खूब चल रहा है कि आखिर लालू प्रसाद यादव को क्या ज़रूरत पड़ी कि बीमार होने के बावजूद वहाँ पर गए। बोल नहीं पा रहे थे, हाँ, ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव को चिंता है, सुरेंद्र यादव को के प्रति वहाँ के लोगों में एक, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने, प्रशांत किशोर ने जो बात कही है लोगों को कि ये यादव समाज के नेता नहीं है, ये अपने परिवार के नेता हैं। यादव में कोई अच्छा आदमी प्रत्याशी बन जाए, कोई जीत कर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाए, लालू प्रसाद यादव ये कभी नहीं चाहते हैं। वो केवल अपने परिवार के लोगों को, ये मैसेज वहाँ चला गया है। और सुरेंद्र यादव भी वहाँ पर अपनी दबंगई के बल पर किसी की वो सुनते नहीं हैं और उन तक पहुँचना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। और वहाँ ऑप्शन है कि एक और यादव प्रत्याशी है, बिंदी यादव वहाँ काफ़ी चर्चित हैं और मनोरमा देवी तो हैं, तो उन लोगों के पास एक ऑप्शन है कि इनको बता देंगे औकात कि अब साले भर का चुनाव है,
अब इसमें से तो सरकार को कुछ होना जा है नहीं, तो इतना ज़रूर दिखा देंगे कि तुम नहीं ठीक से रहोगे तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो ये एक माहौल वहाँ बन गया है। लालू प्रसाद के ललाट पर जो पसीने आए हुए हैं उसका कारण ये जरूर है कि यादव माने MY समीकरण दरकेगा कि नहीं दरकेगा, उनका Y समीकरण दरक गया, Y वोटर जो है उसका दरक गया है। और मोहम्मद अमजद ये जो खड़े हैं वहाँ से, उनके पक्ष में मुस्लिम मतदाता चले गए हैं। और चूँकि वो पहले से चुनाव लड़ते रहे हैं, 5 में लड़े, 10 में लड़े, तो हर बार माने अच्छा वोट भी लेते आए हैं, तो उनके पक्ष में मुस्लिम मतदाता हैं। हालांकि MIM के उनके ओवैसी की पार्टी के भी प्रत्याशी हैं, लेकिन लोगों ने उनको तरजीह नहीं दी। इसका मतलब कि मुस्लिम मतदाता अपनी हिस्सेदारी खोज रहा है और वो कह रहा है कि हमारा प्रत्याशी खड़ा है तो हम उसको देंगे। इमामगंज में जीतन राम मांझी के लिए आप ये कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? अगर मान लीजिए कि सीट उनके हाथ से निकल गई, अगर दीपा मांझी नहीं जीत पाई, तो फिर ये तो बड़ा झटका होगा जीतन राम मांझी के लिए। उनके लिए झटका होगा ही, पार्टी में भी विरोध शुरू हो जाएगा, क्योंकि पार्टी में इस बात की दबे स्वर में चर्चा होती रहती है कि जहां मौका मिलता है वो अपने परिवार के लिए लपक लेते हैं। तो परिवार से बचे तब तो फिर बाकी के कार्यकर्ताओं तक कुछ मिले, तो वहाँ दूसरे कैंडिडेट भी दे सकते थे। तो उन्होंने खुद अपनी बहू को वहाँ सेलेक्ट किया। इससे और आरोप पुष्ट हुआ और पार्टी के एक वर्ग में इसको लेकर के असंतोष है। तो अगर वो सीट लूज करेंगे वहाँ, तो वो असंतोष और मुखर होगा। जो पीठ पीछे बोल रहे हैं मुंह पर खड़े होकर बोल देंगे उनके। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो भी अपने पुत्र को और परिवार को आगे बढ़ा दें, जैसे लालू प्रसाद बढ़ा रहे हैं वैसे ही वो भी बढ़ा रहे हैं। और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, वो भी उसी कारोबार में लग गए हैं, परिवार को आगे बढ़ाने में। तो बिहार में परिवारवादी राजनीति अभी परवान चढ़ रही है, नए नए परिवार उदय हो रहे हैं। अब जैसे मनोरमा देवी, तो वो भी उसी परिवारवाद की देन है और इसीलिए उनको लाया गया। उन पर इतने आरोप लगे, रेड हुआ, जेल गई, क्या क्या हुआ, तमाम तरह के ये हुए, पार्टी ने निकाल दिया उनको और फिर देखिए ले आए, वापस ले आए। तो अगर आपके साथ थोड़ा बहुत समर्थन है, ताकत है, धन का ताकत, जनता की ताकत है आपके साथ, तो आपके साथ खून माफ हो जाते हैं। पार्टियां ऐसे ही लोगों को चाहती हैं जो सीट जीत के उनके झोली में डाल दें, तो ऐसे लोगों की पूछ बढ़ जाती है। लोकतंत्र का एक चेहरा ये भी है। तो कल चुनाव है, वोटिंग होगी और उसी दौरान बहुत कुछ बातें साफ हो जाएंगी कि जनता कितना घर से बाहर निकल रही है, कितनी बड़ी उनकी संख्या है, क्या परसेंटेज है पोलिंग का। और अगर रेशियो ज़्यादा रहा तो जाहिर तौर पर बदलाव की खबर तो आप सुनेंगे ही, और भी बहुत कुछ हम कल अपडेट इस पर आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन अब एक और सीट पर उपचुनाव है, वो है MLC का, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का। अभिषेक झा ने आज नामांकन कर दिया JDU की तरफ से, गोपी किशन कल RJD के करेंगे। अब निर्दलीय एक लोजपा रामविलास छोड़कर आए हैं रोशन आनंद, वो भी है। तो ये MLC का सीट जो है, देवेश चंद्र ठाकुर सांसद बन गए इसलिए खाली हुआ, बड़े विवादित भी रहे हैं इन दिनों अपने एक वाक्या को लेकर। तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र जो है उस पर एक अधिकार रहा है शुरू से ही देवेश चंद्र ठाकुर का, और जिस तरह से उनका मैनेजमेंट होता है, वोटों को जिस तरह से मैनेज करते हैं वो अद्भुत है। तो देवेश चंद्र ठाकुर वहाँ से कभी हारते नहीं, माने लगातार वहाँ से जीते हैं। और इस बार वो इनके अभिषेक झा के पक्ष में खड़े हैं। आज जब उनका ये हो रहा था नॉमिनेशन, उसमें भी देवेश चंद्र ठाकुर उनके साथ थे। 3-4 दिन पहले जदयू ने अपना समर्थन पत्र उनको सौंपा था अभिषेक झा को, और पूरा NDA ने एकजुटता दिखाई है अभिषेक झा के समर्थन में। ये अलग बात है कि जब ये नाम की घोषणा हुई थी तो जदयू में ही बहुत बवाल हुआ था और जदयू के लोगों ने भारी विरोध किया था अभिषेक झा का। लेकिन अभिषेक झा ने आज एक महत्वपूर्ण बात कही। जब उनसे पत्रकारों ने ये पूछा कि कल उनका होने वाला है और तेजस्वी यादव आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। अच्छा। ये कमेंट उन्होंने किया है कि ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है और तेजस्वी यादव जैसे लोग आएंगे जाएंगे, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं। तो अभिषेक झा के पक्ष में देवेश चंद्र ठाकुर अगर खड़े हैं और NDA खड़ी है, तो वो अपर हैंड माने वो लग रहा है कि वो मजबूत स्थिति में है। लेकिन 2 प्रत्याशी जो, एक तो जो लोजपा छोड़ के अभी रोशन आनंद
का भी मैनेजमेंट ठीक ठाक है। वो माने ज़मीन पर उन्होंने काम किया है और काफ़ी समय से वो करते रहे हैं। माने ये चुनाव आ गया इसलिए वो कार्यकर्ता बन गए ऐसा नहीं है, वो पहले से काम करते रहे तेजस्वी हैं। के खिलाफ राघोपुर में चुनाव लड़े। और गोपी किशन इनका नाम है, जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, गोपी किशन। तो रोशन आनंद भी वहाँ पर उनके लिए एक चैलेंज के तौर पर है। किसके इसको लिए वो चैलेंज? ये अभिषेक झा के लिए। अभिषेक झा के लिए। देखिए पूरा मुजफ्फरपुर का माने वहाँ लंगट सिंह कॉलेज, बिहार विश्वविद्यालय के स्टूडेंट जो हैं वही वहाँ पर मतदान करेंगे तिरहुत के इलाके में। और लंगट सिंह कॉलेज ज़्यादातर केंद्र रहता है जहाँ पर भूमिहार मतदाताओं का वर्चस्व है। अब पूरे मुजफ्फरपुर इलाके में भूमिहार मतदाताओं का, मतलब पढ़ने लिखने के काम में अगड़ी जाति के लोग ज़्यादा थे। अब तो मैंने सभी जाति के लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट जो कर लेते हैं कि उनका वोटर लिस्ट बन जाए, वो समय पर वो वहाँ पहुँच जाएं और जितना संसाधन उनको चाहिए और जो धन बल की बात है वो भी मैनेज होता है। एक एक वोट, चूँकि वोटर कम रहते हैं तो राजपूतों की भी संख्या राजपूतों की संख्या है शहरी क्षेत्र में भी। तो एक उस हिसाब से देखें तो रोशन आनंद भी वो मैनेजमेंट समझते जानते हैं, तो अभिषेक झा के लिए वो मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। आपको लगता है कि इतने जेडीयू के सामने लोजपा रामविलास छोड़कर आए रोशन आनंद इतने बड़े चैलेंज बन सकते हैं कि चुनाव में मतलब हार जीत की बात? मुझे लगता है कि मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच होगा। अच्छा, जदयू उम्मीदवार और जो निर्दलीय हैं रोशन आनंद, उनके बीच मुकाबला होगा। उसमें बीच में कहीं अपना रास्ता तलाशेंगे राजद के उम्मीदवार, क्योंकि रोशन के पिता ब्रिजनाथी सिंह थे जो लोजपा के बहुत बड़े समर्थक थे। रामविलास जी से बड़े करीबी रिश्ते थे उनकी हत्या हो गई थी गैंगवार में, तो उनका उस पूरे इलाके में प्रभाव है। और पिता के बाद इन्होंने उनकी सल्तनत संभाल ली है, उनके पुत्र ने, रोशन आनंद ने। और वो पहले से तैयारी कर रहे थे। फिर जब वो सीट चली गई जदयू के खाते में तो उन्होंने पार्टी की सहमति से पार्टी छोड़ी। और जो लोजपा की टीम है वो अभी उनके साथ लगी हुई है, उनको जिताने में लगी, अंदर से अंदर खाने। तो इसलिए वो रेस में अभी दिख रहे हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं कि उलट पलट हो जाए रिजल्ट वहाँ। मगर अभिषेक झा की स्थिति निश्चित रूप से मजबूत है, क्योंकि अभिषेक झा एक सुलझे हुए युवा हैं और बोलते हैं बड़ा संभल करके। जैसा कि रवि जी ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, उन्होंने कहा बड़ा। लेकिन दिलचस्प है कि पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, लेकिन जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनके लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है। चुनाव लड़ने वाले वोटरों के लिए स्नातक होना जरूरी है। हाँ, मगर ये वोटर नहीं हो सकते वहाँ तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के वोटर नहीं हो सकते हैं। तो ये इसी पर उन्होंने कमेंट किया था। तो ये एक अजीब तरह की विडंबना है। ये जो पूरा विधान परिषद की संरचना जो है वो अपने आप में एक अबूझ पहेली है। उसमें ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी तो स्थानीय निकाय तो टीचर कंस्टिट्यूएंसी, ऐसे ऐसे करके लोग आते हैं, मगर जो बड़ा वर्ग है वो नहीं उसमें रिप्रेजेंट हो पाता है। अलग अलग छोटे छोटे वर्ग आते हैं। अब सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग है, उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। महिलाओं का इतना बड़ा वर्ग है, उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो वो एक लोकतंत्र में बदलाव होना चाहिए। जो व्यवस्था है विधान परिषद में, इसलिए कई बार ये मांग उठती रही है कि इसको समाप्त कर दिया जाए। और देश में सिर्फ 7 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ विधान परिषद है, बाकी जगह नहीं। आज खूब अच्छे से चल रहा है। तो ये राजनीतिक पार्टियों के अपने प्रिय पात्रों को वहाँ बैठाने की एक जगह, सत्ता सुख दिलाने के लिए वो एक व्यवस्था कर रखी गई है। उसकी कोई भूमिका भी नहीं है। पहले था कि पढ़े लिखे समझदार लोग जाते थे तो वहाँ के बहस जो होते थे विधान परिषद में वो देखने सुनने लायक होती थी, उससे कुछ ज्ञान मिलता था। मगर अब तो जैसे विधान परिषद में हाउ 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 होता है, वैसे ही वहाँ भी मछली बाजार लगा रहता है। तो स्टैंडर्ड उसका गिरा है विधान परिषद का। जो एक विद्वानों का सदन पहले माना जाता था, अब वो सड़क छाप लोगों का सदन होता जा रहा है। चलिए, अब तो वहाँ पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, 9 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा उस उपचुनाव में क्या माहौल है। लेकिन अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि कल जहां एक तरफ 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में एम्स के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, पहली ईंट रखेंगे। अब सवाल ये भी राजद कह रहा है
कि तारीख भी चुनकर मुकर्रर की गई कि वहां से भाषण दे, यहाँ वोटिंग प्रभावित हो। हाँ, ये मोदी जी पर पहले भी एक बार लग चुका था। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया के इलाके में अररिया में उनकी सभा थी और एक तरफ चुनाव हो रहा था। तो ये कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट ज़रूर है, चुनाव के दिन ही कार्यक्रम रखना। लेकिन वहाँ पर एनडीए अपनी एकजुटता दिखाने के लिए वहाँ पर ज़रूर दिखाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही इसी एम्स को लेकर जदयू और बीजेपी के भीतर बहुत लड़ाई हुई है कि वो स्थान वही होना चाहिए कि वो नहीं होना चाहिए। उसको लेकर बहुत लड़ाई हुई थी और बहुत तल्ख टिप्पणी नीतीश कुमार ने उस पर की थी। लेकिन बाद में जब दोनों का संगठन बन गया तो अब दोनों मिल के तारीफ कर रहे हैं कि अच्छी जगह पर। एम्स तो ज़रूरी था ही, दरभंगा को एयरपोर्ट मिला, एम्स भी अब मिलने जा रहा है। तो इसका लाभ केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों को मिलेगा जब वहाँ के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। तो नरेंद्र मोदी वहाँ आएंगे तो नीतीश कुमार एक बार फिर आप ये समझ लीजिए कि वो कहेंगे कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, मैंने गलती से चले गए थे लेकिन इस बार गड़बड़ नहीं करेंगे, इनके साथ ही रहेंगे। तो एनडीए एकजुटता दिखाएगी इस मंच से, जो आगे वाले चुनाव के लिए बहुत बड़ा संदेश होगा। और वहाँ पर एक बड़ी सड़क जो करीब 95 किलोमीटर लंबी है उसका भी उद्घाटन होने वाला है। और हाँ, रेल लाइन का भी है। तो ये दो बड़े सौगात, माने तीन कह सकते हैं, एम्स का शिलान्यास भी है। तीन बड़े सौगात बिहार को देकर प्रधानमंत्री मोदी ये कहेंगे कि वो बिहार के लिए कर रहे हैं, माने भारतीय जनता पार्टी कर रही है और नीतीश कुमार के साथ उनकी अच्छी बन रही है, ये संदेश देने की। आपको लगता है कि दरभंगा में जो ये कार्यक्रम है उससे यहाँ 4 सीटों की वोटिंग में कोई प्रभाव हो पाएगा या प्रभाव छोड़ पाएंगे? मुझे नहीं लगता है प्रभाव इसका कोई मतदाताओं पर पड़ेगा। अगर वैसा रहता तो मोदी जी दिल्ली से ही बोल देते, प्रभाव पड़ जाता। ये कार्यक्रम बहुत पहले से तय था उनका, तो वो वहाँ रहे हैं। और ये तो तय है कि इस सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य के लिए जितना काम हुआ है वो बहुत उल्लेखनीय काम हुआ है। पहले एम्स गिने चुने थे, एक दिल्ली का एम्स सब लोग जानते थे, अब देखिए हर स्टेट में एम्स हो गया है। बिहार में ये दूसरा एम्स हो रहा है, ये बिहार का सौभाग्य है। और अभी उन्होंने कुछ ही दिन पहले लॉन्च किया है कि 70+ के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड, और वो कहीं आपको जाना नहीं है, अपने आप घर में बैठ के या किसी साइबर कैफे में जाके अपना कार्ड बना लीजिए और उसके आधार पर इलाज कराइए। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है उसमें कि आपको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो घर है तो ये है तो वो है। हर आदमी के लिए उपलब्ध है, वो जाति वर्ग से परे हर 70+ के व्यक्ति के लिए वो आयुष्मान कार्ड 5 लाख का फ्री इलाज की सुविधा उन्होंने कर दी है। तो ये ऐसे काम हैं जिनको इतिहास याद रखेगा। मगर जो इसमें एम्स खुलना स्वागत योग्य है, मगर जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि क्राउड मैनेजमेंट। आप सरकारी अस्पतालों में चले जाइए, भेड़िया धसान की स्थिति है, डॉक्टर सीधे मुंह बात नहीं करते। पटना एम्स में है बगल में, आप चले जाइए वहाँ भी देख लीजिए। और इतना विशाल वो होता है कि गांव देहात का आदमी आता है उसमें भटक जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि हमको किधर जाना है, कहाँ जाना है। तो इलाज कराना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है एकदम। तो वो क्राउड मैनेजमेंट कैसे हो अस्पतालों में, ये सीखने की ज़रूरत है। अस्पताल कर्मियों को भी और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। वही आप प्राइवेट अस्पतालों में चले जाइए, वहाँ देखिए बेहतरीन क्राउड मैनेजमेंट है, वहाँ भीड़ बहुत आती है वहाँ भी, मगर पता नहीं चलता है क्योंकि वहाँ व्यवस्था है, सब आदमी हर को टेकल करता रहता है कि किधर किसको जाना है, सब बताने वाले लोग होते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है। और दूसरी ज़रूरी बात है कि डॉक्टरों को साहेबगिरी छोड़नी पड़ेगी। जैसे आईएएस साहेब बन जाते हैं और लोगों से मिलते नहीं हैं किसी से, अब तो राजनेता भी लोगों से नहीं मिलते हैं, विधायक सांसद भी नहीं मिलते हैं, ये एक बड़ी बीमारी हो गई है। तो बिहार में ये डॉक्टरों में ज़्यादा बीमारी है कि वो मरीजों से या उसके परिजनों से मिलते नहीं हैं। मगर दिल्ली में या दक्षिण के अस्पतालों में स्थिति बिल्कुल इसके उलट है। वहाँ चलते फिरते डॉक्टर से मरीज और उसके अटेंडेंट बात करते रहते हैं, वो बताते रहते हैं। कॉरिडोर में मिल गए, वहाँ आप उनसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तो माने सामने ही नहीं आएंगे डॉक्टर, ये स्थिति है। और इसीलिए बिहार में अस्पतालों में ज़्यादा उपद्रव होते हैं, क्योंकि वो फीडबैक नहीं देते हैं पेशेंट के बारे में, उसके अटेंडेंट को, और कुछ अनहोनी हो जाती है तो पेशेंट नाराज़ हो जाते हैं, उपद्रव होता है इस पर। तो ये सब चीज़ें जब तक ध्यान नहीं दी जाएंगी इस पर, तब तक एम्स का बहुत फ़ायदा इस प्रदेश को नहीं मिल पाएगा।
तो ये सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, अब तो देखना होगा कि कल क्या कुछ होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एम्स के शिलान्यास के दौरान क्या कुछ कहेंगे, माहौल कैसा वहां बनता है। दूसरी तरफ बिहार में उपचुनाव की 4 सीटों पर वोटिंग किस आधार पर होती है, वोटर कितने घर से बाहर निकलते हैं और माहौल किसके पक्ष में बनता है। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।